नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार होंगे, धुआंधार होंगे। तो आज हमारे इस टारगेट आईआईटी जेई में जो अंतिम चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आप लोगों के पास बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। एक बार इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बायोमोलिक्यूल यानी ये जैव अणु हम लोगों के पास यहां पर हो गया है सर। पॉलीमर का मतलब बहुलक हो गया है, और यहां से हम लोगों के पास आएगा दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहां पर आप लोगों के पास हैं। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को देखते हो तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास यहां पर चैप्टर रहेगा, और यकीन मानिए कि यहां से भी एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। और मेनली जो आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोमोलिक्यूल में से पूछे जाते हैं। तो मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रहना है किसके लिए बेटा, बायोमोलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए। तो यहां बिना समय बर्बाद किए हुए हम बायोमोलिक्यूल की तरफ चलते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में न्यूमेरिकल सेक्शन आप लोगों के पास सबसे पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शन यहां से आप लोगों के पास अच्छे खासा लेवल पर पूछा जाता है। चलिए, क्या है देखिए। जे एडवांस 2025 का आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। जरा देखने की कोशिश करो क्या सवाल आप लोगों के पास यहां पर हो सकता है। सर सवाल यहां पर यह कह रहा है, पहले समझने की कोशिश करो। सवाल यह कह रहा है एक लीनियर ऑक्टा सेकेराइड है, लीनियर ऑक्टा सेकेराइड्स है। ठीक है, जिसका मोलर द्रव्यमान यहां पर आप लोगों को कितना दिया हुआ है। लीनियर ऑक्टा सेकेराइड्स का जो मोलर द्रव्यमान है यह आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है 1024 ग्राम पर मोल। पूर्णतया जल अपघटित होकर 3 मोनोसेकेराइड्स राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज देता है। ठीक है, जल अपघटित उत्पादों में पूर्ण मात्रा में उत्पादित मोनोसेकेराइड से बने हुए डीऑक्सीराइबोज की मात्रा 58.26% है। एक ऑक्टासेकेराइड अणु में उपस्थित राइबोज यूनिट्स की संख्या आप लोगों को यहां पर बतानी है। और क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है कि उपयोग करना है। उपयोग जो आप लोगों को करना है वो करना है कि राइबोज का मोलर द्रव्यमान 150 है, डीऑक्सीराइबोज 134 है, ग्लूकोज 180 है, और ये एटॉमिक मास आप लोगों को यहां पर दिया है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को यहां पर समझते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वाला जो आप लोगों से यहां पर बात कर रहा है, देखिए क्वेश्चन वाला जो यहां पर आप लोगों के पास बात कर रहा है वो क्वेश्चन वाला क्या है, लीनियर ऑक्टासेकेराइड है। लीनियर ऑक्टासेकेराइड का मतलब क्या हो गया कि ये आप लोगों के पास 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर 8 है। 8 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां हैं, और 8 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये यहां पर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने यहां पर जोड़े हुए हैं। ठीक है भाई। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, मुझे एक बात बताओ, जब ये टूटेंगी, मुझे एक चीज बताओ, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता कैसे है कि जब दो मोनोसेकेराइड्स इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो ये बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। तो एक मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जब ये टूटेगा, एक जल का अणु यहां पर देगा, जब ये तोड़ना पड़ेगा एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा। सर जब ये टूटेगा एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए एक जल का अणु यहां देना पड़ेगा। ठीक है ना बात, ठीक है बेटा बात। अब ये इनको तोड़ने के लिए है, और जैसे ही ये टूट रही है आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सर जैसे ही ये हम लोगों के पास टूट रहा होगा तो एक मिल रहा होगा हम लोगों को राइबोज,
एक मिल रहा है भाई साहब 2-डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, और एक मिल रहा है बेटा आप लोगों को यहां पर ग्लूकोज, एक मिल रहा है ग्लूकोज, एक मिल रहा है राइबोज, एक मिल रहा है आप लोगों को 2-डीऑक्सीराइबोस और एक मिल रहा है ग्लूकोज। ठीक है भाई, अब यहां पर देखते हैं कि ये जो ऑक्टासैकेराइड है, इस ऑक्टासैकेराइड का कुल भार कितना होगा, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो यहां जल के अणु कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जल के अणु दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड का कुल भार, ऑक्टासैकेराइड का जो कुल भार आप लोगों के पास है वो कैसा आएगा आप लोगों के पास, देखो 1024 तो यहां पर इन यूनिट्स का भार हो जाएगा, 1024 इन यूनिट्स का भार होगा, और यहां पर 7 हमारे पास जल के भी तो अणु होंगे तभी तो ये बनेगा आप लोगों के पास। तो इन 7 जल के अणु, एक जल के अणु का भार होता है 18 ग्राम, तो इन 7 जल के अणु का भार कितना होगा, आप कहेंगे 7 इंटू 18। ठीक है, तो नेट कितना आ रहा है आप लोगों के पास, जरा यहां पर देख लेता हूं मैं। नेट कितना आ रहा है बेटा, ठीक है 126, 126 और 1024, 1150 ग्राम आप लोगों के पास आ रहा है, 1150 ग्राम, 1150 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास ऑक्टासैकेराइड का कुल भार आ रहा है। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है, यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है तो जरा देखो क्या बोल रहा है कि जल अपघटित उत्पादों में पूर्ण मात्रा में आप लोगों के पास इतना इतना है, और बोल रहा है मोनोसैकेराइड्स में बने हुए 2-डीऑक्सीराइबोस की मात्रा 58.26% है। तो यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है कि ऑक्टासैकेराइड्स का कुल भार हम लोगों ने 1150 ग्राम निकाल लिया है, और इस 1150 ग्राम में 2-डीऑक्सीराइबोस की जो ग्राम में मात्रा है वो 58.26 है। तो ठीक है, तो यहां से निकालता हूं मैं आप लोगों के पास, तो 2-डीऑक्सीराइबोस की ग्राम में मात्रा, 2-डीऑक्सीराइबोस की ग्राम में मात्रा, तो निकाल लीजिए यहां से आप 1150 गुणा 58.26 बटे 100, ठीक है 1150, 1150 इंटू 58.26 कितना हो रहा है, जरा यहां पर देखिए 1150 इंटू 58.26 डिवाइडेड बाय 100, ये 669 आप लोगों के पास आ रहा है, 669 पॉइंट यहां पर 99 ग्राम आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, ये आ गई आप लोगों के पास किसकी मात्रा, 2-डीऑक्सीराइबोस की ग्राम में मात्रा यहां पर आ गई है। और आप लोगों को पता है कि 2-डीऑक्सीराइबोस का यहां पर जो मोलर मास दिया हुआ है, जरा देखिएगा यहां से, यहां पर क्वेश्चन में 2-डीऑक्सीराइबोस का जो मोलर मास दिया हुआ है वो 134 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, 134 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 134 ग्राम में 2-डीऑक्सीराइबोस का एक अणु है, यानी एक मॉलिक्यूल है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों के पास 669.99 ग्राम यहां पर है, तो आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 2-डीऑक्सीराइबोस के अणु की संख्या, अणु की संख्या क्या क्या पॉइंट आप लोगों के पास होंगे,
जरा देखिए यहां से, आपने कहा 669.99 डिवाइडेड बाय 134, करिए भैया कितना आ रहा है? 669.99 डिवाइडेड बाय 134, 669.99 डिवाइडेड बाय 134, ये लगभग में 5 आ रहा है, लगभग में 5 आ रहा है। मतलब ये जो आप लोगों के पास, ध्यान से सुनो, ये जो आप लोगों के पास ऑक्टासेकेराइड है, यहां पर सुनो मेरी बात, ये जो ऑक्टासेकेराइड्स हैं और ऑक्टासेकेराइड्स के अंदर 8 अणु हैं, तो उन 8 अणुओं में से 5 तो आप लोगों के पास 2 डीऑक्सीराइबोज आप लोगों के पास आ गया है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, देखो, चूंकि ऑक्टासेकेराइड ऑक्टासेकेराइड के 8 अणुओं में से ऑक्टासेकेराइड्स के 8 अणु में से आप लोगों के पास 5 टू डीऑक्सीराइबोज के अणु हैं। आठ में से 5 अणु, 8 में से 5 अणु आप लोगों के पास कौन से हैं? 2 डीऑक्सीराइबोज के अणु यहां पर हैं। तो शेष कितने होंगे आप लोगों के पास? तो शेष आप लोगों के पास कौन से होंगे? शेष आप लोगों के पास राइबोज और ग्लूकोज के होंगे। शेष राइबोज तथा ग्लूकोज के होंगे। ठीक है, यानी यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो राइबोज प्लस ग्लूकोज, राइबोज प्लस ग्लूकोज, यानी 3 अणु आप लोगों के पास बच रहे होंगे भाई। 8 में से 5 तो 2 डीऑक्सीराइबोज के हैं, तो अब बचे हुए राइबोज और ग्लूकोज के 3 अणु होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई शेष मास कितना है। देखो 1150 ग्राम यहां पर ऑक्टासेकेराइड का भार था और 2 डीऑक्सीराइबोज की ग्राम में मात्रा थी आप लोगों के पास 669.99। तो शेष मात्रा निकाल लेते हैं। तो शेष मात्रा, अब शेष मात्रा कितनी होगी? 1150 ग्राम है मेरे हिसाब से। 1150 माइनस 669.99 कितना बच रहा है? 1150 माइनस 669.99, 480 ग्राम आप लोगों को पास बच रहा है, लगभग में 480.1 बचेगा। अब ग्लूकोज और राइबोज का भार 480 ग्राम होना चाहिए। तो ग्लूकोज प्लस राइबोज का भार 480 ग्राम होना चाहिए। कितना ग्राम होना चाहिए बेटा? 480 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आइए मैच करते हैं। देखो ग्लूकोज का तो आप लोगों के पास 180 है, राइबोज का 150 है। कैसे आ सकता है? देखो कैसे आ सकता है, देखते हैं। अगर मैं ग्लूकोज को 1 ले लेता हूं और राइबोज के 2 अणु ले लेता हूं, 180 इंटू 1 और यहां पर 150 इंटू 2, तो जाकर इनका योग आप लोगों के पास 480 के इक्वल आ जाएगा। यानी यहां से हम लोगों को साफ साफ पता लग रहा है कि राइबोज के तो हो गए हैं आप लोगों के पास 2 अणु
और ग्लूकोज का हो गया है बेटा एक अणु। और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भाई साहब, क्वेश्चन में पूछा हुआ था राइबोज अणु की संख्या। क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या पूछा हुआ था? राइबोज अणु की संख्या पूछी गई थी। राइबोज अणु की संख्या। तो राइबोज अणु की संख्या यहां पर कितनी हो गई है बेटा? आप लोगों के पास 2 हो गई है। मेरे हिसाब से आप लोगों को यह आंसर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बड़ा ही शानदार टाइप का यहां पर आप लोगों के पास लॉजिक है। हाँ जी, जेई एडवांस 2024 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है। जेई एडवांस 2024 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है। यहां पर जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एक स्ट्रैंड नीचे दिया गया है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 2 सिंगल स्ट्रैंड में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा किलो कैलोरी पर मोल में कितनी होगी? दिया हुआ है एडेनिन थाइमिन बेस पेयर के लिए प्रति हाइड्रोजन बॉन्ड औसत ऊर्जा है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर के लिए जो ऊर्जा है वो है 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। और एडेनिन यूरेसिल बेस पेयर के लिए है 1.25। ठीक है। फॉस्फेट समूहों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को अनदेखा करना है। ठीक है भाई, देखिए भाई आप सभी को पता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। ये कहानी है आप लोगों की, ठीक है। अब जब ये कहानी यहां पर आप लोगों के पास आ गई है तो जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट यहां से आप लोगों के पास आ रहा है। सर पॉइंट ये आ रहा है एडेनिन एडेनिन तथा थाइमिन के बीच एडेनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है आप लोगों के पास, ठीक है। और एडेनिन और थाइमिन कितने हैं यहां पर? एडेनिन थाइमिन वाली स्ट्रैंड कितनी है जरा देखो। एडेनिन तथा थाइमिन वाली स्ट्रैंड कितनी है? गिनो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 है यहां पर, 7 है। तो कुल कुल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे यहां पर? आप लिखिएगा कुल कुल हाइड्रोजन बॉन्ड 7 इंटू 2 14। और क्वेश्चन में यह बोल दिया है कि एडेनिन थाइमिन बेस पेयर के लिए जो प्रति हाइड्रोजन बॉन्ड औसत ऊर्जा है, एडेनिन थाइमिन बेस पेयर के लिए प्रति हाइड्रोजन औसत बंध ऊर्जा है 1 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यहां पर आप लिखो तो यहां पर 1 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 14 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। 14 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। यह आ गया आप लोगों के पास 14 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है भाई। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यहां पर ग्वानिन और साइटोसिन को देख लेते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन कितने हैं भाई? तो यहां पर मैं लिखूंगा आप लोगों के पास ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड है भाई साहब? यहां साइटोसिन लिखो।
देखो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पर ग्वानिन और साइटोसिन वाली जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5, यहां पर आप लोगों के पास 6 है, तो 6 है। तो कुल हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर गिन लेते हैं कि कितने हो रहे हैं आप लोगों के पास। कुल हाइड्रोजन बॉन्ड 6 इंटू 3 18 हो गए हैं आप लोगों के पास। और यहां पर औसत बंद ऊर्जा जो आप लोगों के पास है 18 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 1.5 अगर आप कैलकुलेट करते हो यहां से 18 इंटू 1.5 27 आ गया बेटा, 27 किलो कैलोरी। हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है कि जब इनको आप विभाजित करोगे, यानी एडेनिन थाइमिन को जब आप अलग करोगे, जब ग्वानिन साइटोसिन को जब आप अलग करोगे, तो कुल कितनी एनर्जी की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी? तो आप इन दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ दो। क्या करोगे? एडेनिन थाइमिन को अलग करने वाली ऊर्जा 14 किलो कैलोरी है, ग्वानिन साइटोसिन को अलग करने वाली ऊर्जा 27 किलो कैलोरी है। तो कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 14 प्लस 27 आप करेंगे तो ये 41 किलो कैलोरी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 41 किलो कैलोरी आप लोगों के पास हो गया। आसान है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास जेई एडवांस 2020 का है। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर जेई एडवांस 2020 का सवाल है। क्या है बेटा, क्या नहीं है? आइए जरा शांति से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जे एडवांस 2020 का सवाल है, बहुत ही शानदार लेवल का सवाल है, थोड़ा इसको समझिए। क्या दिया हुआ है? पेप्टाइड की संरचना नीचे दी गई है। यदि pH इज इक्वल्स टू 2, pH इज इक्वल्स टू 6 एंड pH इज इक्वल्स टू 11 पर पेप्टाइड के शुद्ध आवेश के निरपेक्ष मान क्या होंगे? Z1, Z2 और Z3 हैं, तो Z1, Z2 और Z3 क्या होंगे? ठीक है, तो भाई देखो, अगर केस पहला मैं आप लोगों के पास ले लेता हूं कि पीएच अगर आप लोगों ने 2 लिया हुआ है, मतलब है एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में आप लोगों के पास क्या होने वाला है? सर एसिडिक कंडीशन में जो NH2 ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप है ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। NH2 ग्रुप आप लोगों के NH3 पॉजिटिव में यहां पर कन्वर्ट होंगे। यानी अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? सर NH2 कहां कहां पर आप लोगों के पास है? सर एक NH2 ये रहा है और एक NH2 आप लोगों के पास ये रहा है। ठीक है, तो यहां पर जितने NH2 हैं वही यहां पर आप लोगों के पास NH3 में कन्वर्ट होंगे। तो Z की या Z1 जो आप लोगों के पास होगा वो कितना आ गया? 2 ही NH2 हैं हम लोगों के पास। देखो आप Z1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 ही NH2 है। क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 ही NH2 है। ठीक है, अगला केस जो यहां पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, अगला केस क्या है जरा देखो। अगला केस है कि pH इज इक्वल्स टू 6 है। pH इज इक्वल्स टू 6 है। pH इज इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब है कि लगभग उदासीन है, पूर्ण उदासीन नहीं है।
लगभग उदासीन है क्योंकि pH बराबर 7 पर उदासीन होता है, आप इसे लगभग उदासीन मानो। तो लगभग उदासीन है तो क्या होने वाला है कि जो NH2 आप लोगों के पास होगा वो तो कन्वर्ट होगा आप लोगों के पास NH3 पॉजिटिव में, और जो COOH है वो परिवर्तित होगा बेटा COO माइनस में, COO माइनस में। ये चेंजेस आप लोगों के पास होंगे, ये चेंजेस आप लोगों के पास होंगे। अब अगर इतने चेंजेस हैं तो देखो यहां पर NH2 दो है और यहां पर COOH भी आप लोगों के पास दो है, तो आप यहां पर Z2 बराबर यहां पर आप लोगों के पास 0 आ गया। Z2 बराबर 0 आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि स्ट्रक्चर में जितने NH2 हैं उतने ही COOH हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में जितने NH2 हैं उतने ही आप लोगों के पास यहां पर COOH है, इसलिए Z2 इज इक्वल्स टू यहां पर 0 है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है तो अगला केस यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है उसको भी यहां पर देख लेते हैं। अगला केस बोल रहा है pH इज इक्वल्स टू 11 पर, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं pH इज इक्वल्स टू 11 पर, यानी आप लोगों के पास बेसिक मीडियम हो गया है, क्षारीय माध्यम हो गया है। क्षारीय माध्यम है तो ये एसिडिक यहां पर आप लोगों के पास देखना चाहिए। तो दो तो आप लोगों के पास क्या हो गए हैं कि जो COOH है वो तो परिवर्तित होगा आप लोगों का COO माइनस में, और जो आप लोगों के पास फिनॉल है, फिनॉल भी आप लोगों के पास परिवर्तित हो जाएगा फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड में। ठीक है भाई, तो यहां पर इन सारी चीजों को अगर आप देख रहे हो तो Z3 की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर 3 एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों के पास हैं, है ना, एक COOH इधर है, एक COOH इधर है और एक फिनॉल वाला, ये हो गया। तो अब हम लोगों से पूछा हुआ था Z1 Z2 Z3 का मान कितना होगा, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो होगा, Z1 कितना है बेटा आप लोगों के पास 2 प्लस 0 प्लस 3 है, यानी 5 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 5 यहां पर आंसर आ जाएगा। लिख लिया है? बोलो। अब अगर लिख लिया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर? अगला क्वेश्चन है यहां पर जेई एडवांस, जेईई एडवांस 2014, जेई एडवांस 2014 का सवाल है। क्या है? नीचे दिखाए गए पेप्टाइड के पूर्ण अम्लीय हाइड्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त विभिन्न प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स की कुल संख्या यहां पर आप लोगों को बतानी है कि क्या रहेगी। देखिए, जहां जहां आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड ONH है उसको तोड़ना शुरू कीजिए। यहां से हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, यहां से इसको तोड़ रहे हैं, यहां से इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है सर, यहां से इसको तोड़ दीजिए सर, यहां से इसको तोड़ दीजिए, 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 ठीक है। जैसे आप इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है जरा देखो। यहां से NH टूटेगा, टूटेगा, अभी तो नेगेटिव ही लगाओ। फिर यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर यहां से आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे, O नेगेटिव बन गया है, प्लस प्लस, ये भी सेम बना है तो ये ऐसे दो अणु कर दीजिए, प्लस यहां से ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर O पर नेगेटिव है, सर इधर आया है, ये CH2 है,
ये ऐसे है, यहां से आप लोगों के पास NH3 पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, आगे आओ, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों के पास O नेगेटिव है। ठीक है सर, यहां पर ऐसे है आप लोगों के पास, सर यहां से NH3 यहां पर पॉजिटिव आ गया है। अगला क्या होगा, यहां से अगला क्या होगा, ये चीज हो गई है। अगली चीज होगी, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर O पर नेगेटिव है, ये ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां से NH3 पॉजिटिव है। हाँ जी, अगला बताओ साहब, अगला ये रहा, यहां पर O पर नेगेटिव आ जाएगा भाई साहब। आगे आओगे, ऐसे आ गया है, सर यहां पर NH3 पॉजिटिव कर दीजिएगा। अगला क्या आ रहा भाई साहब, अगला आ रहा है बेटा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास CH2 आ रहा है, ऐसे आ गया है, NH है, C डबल बॉन्ड O माइनस है, और एक वही बनेगा सेम। तो हम लोगों से ये पूछा हुआ है एक ग्लाइसिन और बनेगा, एक ग्लाइसिन और बना देते हैं, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात थोड़ी है। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 NH3 पॉजिटिव। हम लोगों से पूछा हुआ है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अमीनो एसिड्स। तो प्राकृतिक रूप से अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, यहां लिखा हुआ है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अमीनो एसिड्स। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं आप लोगों को, वो आप लोगों के पास ग्लाइसिन है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो एसिड है वो ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन आप लोगों के पास ये रहा ग्लाइसिन, इसको आप ग्लाइसिन की तरह कंसीडर कीजिए, ये भी आप लोगों के पास ग्लाइसिन ही है। तो ग्लाइसिन आप लोगों के पास है, तो यहां पर आप लोगों के पास प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला एसिड है वो ग्लाइसिन है, और वो एक है। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। अगला सवाल आप लोगों के पास है यहां पर, जेईई एडवांस 2013, जे एडवांस 2013 यहां पर आप लोगों के पास है, मेलामाइन में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या, मेलामाइन में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की संख्या, ये हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो बेसिकली मेलामाइन होता क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो देखो, ये आप लोगों के पास मेलामाइन हो गया बेटा, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, मेलामाइन है। ठीक है, अब मेलामाइन को अगर आप देख रहे हो,
मेलामाइन को अगर आप देख रहे हो तो मेलामाइन में 6 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 6 नाइट्रोजन एटम है। लोन पेयर भी 6 ही होंगे, क्योंकि 1 नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, 6 नाइट्रोजन पर 6 लोन पेयर होंगे। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है जे एडवांस 2013। जे एडवांस 2013 है। पॉइंट क्या है, एक टेट्रापेप्टाइड में एलानिन पर COOH समूह होता है। यह पूर्ण हाइड्रोलाइसिस पर ग्लाइसिन, वैलिन और फिनाइल एलानिन और एलानिन का उत्पादन करता है। इस टेट्रापेप्टाइड के लिए एक कायरल सेंटर से जुड़े NH2 समूह के साथ संभावित अनुक्रम की संख्या क्या होगी? देखो भाई, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस पर ग्लाइसिन, वैलिन, फेलाइन, एलानिन, एलानिन दे रहा है, मतलब इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को बनाना है कि कौन सा अनुक्रम बनता है। तो चारों को आगे पीछे करके देख लो, एक में वेलानिन आगे हो गया है ना, एक में आप लोगों के पास फिनाइल एलानिन आगे हो गया है। ठीक है, तो ऐसे जब आप करोगे तो एलानिन पर आप लोगों को लास्ट में रखना है कार्बन टर्मिनल एंड एलानिन ही रखना है आपको। ठीक है, ये याद रखना कि लास्ट में टर्मिनल यानी लास्ट पोजीशन पर जो आप लोगों को अमीनो एसिड्स रखना है वो एलानिन ही रखना है, साफ बोल दिया है कार्बन टर्मिनल एंड। ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप लोगों को लग रहे हैं, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पर मैंने आपको बना दिए। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है। ये पॉसिबल अनुक्रम आप लोगों को यहाँ पर देखने रहेंगे। तो 4 पॉसिबल आप लोगों के पास यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हैं, तो इनको आप देखिएगा। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। चलिए, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जे एडवांस 2010 का ये सवाल है आप लोगों के पास। जे एडवांस 2010 का सवाल है। क्या है बेटा सवाल, लाइसीन के निम्नलिखित रूप में मूल समूह, मूल यानी बेसिक समूह कितने होंगे? ये शुद्ध हिंदी आ गई है। मूल समूह, सर मूल समूह का मतलब हो गया है आप लोगों के पास बेसिक ग्रुप कितने होंगे। मूल समूह यानी बेसिक ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास कितने होंगे, ये हम लोगों को देखना है। तो बेसिक ग्रुप अगर आप देख रहे हो तो एक तो NH2 आप लोगों के पास हो गया, ये यहां पर बेसिक नेचर है आप लोगों के पास। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, बेसिक नेचर है। एक ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेसिक नेचर है ना, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेसिक नेचर है यानी संयुग्मी क्षार है। ठीक है, तो बेसिक ग्रुप यहां पर कितने हो गए हैं, 2 हो गए। कर लोगे? हाँ जी। इसके बाद जे एडवांस का एक क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, मुझे आप लोगों पर पूरी उम्मीद है। जे एडवांस 2011 का है। डेकापेप्टाइड है, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन देता है। ग्लाइसिन हाइड्रोलाइज्ड उत्पादों के कुल वजन में 47% योगदान देता है डेकापेप्टाइड में मौजूद ग्लाइसिन इकाइयों की संख्या। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने ये करा है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो मेंटली आप लोगों को यहां पर प्रिपेयर रहना है इसमें। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है आप लोगों के पास। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा आप होमवर्क में, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सिंगल करेक्ट चॉइस है यहां पर आप लोगों के पास। ये सिंगल करेक्ट चॉइसेस क्या है, आइए। तो पहला जो क्वेश्चन है जे एडवांस 2022 का, यहां पर आप लोगों के पास सवाल दे दिया है। जे एडवांस 2022 का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है, क्या है, निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहां पर सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कितने सदस्य रिंग यहां पर आप लोगों के पास दिख रही है। सर, एक सदस्य है, दो सदस्य है, तीन सदस्य है, चार सदस्य है, पांच सदस्य है, छह सदस्य है, यानी 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या होती है, पायरेनोज होती है कि फ्यूरेनोज होती है, पायरेनोज आप लोगों के पास होती है। पायरेनोज स्ट्रक्चर है ये। और जब पायरेनोज स्ट्रक्चर है तो मुझे आप यहां पर बताइए कि ग्लूकोज से रिलेटेड ही स्ट्रक्चर हम लोगों के सिलेबस में है, तो ये ग्लूकोज ही होगा। बस हम लोगों को देखना क्या है कि ये आप लोगों के पास अल्फा फॉर्म है या फिर बीटा फॉर्म है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास रहेगी, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस रहेंगी, और एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटरचेंज भी आप लोगों के पास होता है। अगर आप लोगों के पास स्टेरिक हिंड्रेड ग्रुप नहीं है तो वो आपस में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन चेंज होती रहती है। तो हम बता नहीं सकते अभी कि ये आप लोगों के पास अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। तो आप इसको एक एल्डिहाइड कह सकते हो, एल्डिहाइड से तो बना होगा, ग्लूकोज की फॉर्म होगी, तो एल्डोपाइरेनोज कहना ज्यादा इसको बेटर रहेगा। ठीक है, तो एल्डोपाइरेनोज या एल्डोहेक्सोज आप इसको कह दीजिए। ठीक है, चलिए, जेई एडवांस 2010 का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। जे एडवांस 2010 का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डाइसैकेराइड्स के बारे में सही कथन आप लोगों के पास क्या हो सकता है। तो अगर आप डाइसैकेराइड्स देख रहे हैं तो ये पायरेनोज ही है, और यहां पर H ऊपर है और ऑक्सीजन वाला पार्ट नीचे की तरफ है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। ये आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, बीटा डी ग्लूकोज हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बीटा लिंकेज ही आप लोगों के पास होगा। तो रिंग ए, इसको आप रिंग ए लिखिए, रिंग ए, इसको आप रिंग बी लिखिए। हाँ, तो रिंग ए इज पायरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, गलत है। रिंग ए इज फ्यूरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, गलत है। रिंग बी इज फ्यूरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। रिंग बी इज बीटा आएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिखो यार। ठीक है, जे एडवांस 2008, जे एडवांस 2008 का क्वेश्चन आप लोगों के पास है। सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस के साथ एसिटिलीनीकरण करने पर सेलुलोज ट्राई एसिटेट प्राप्त होता है, जिसकी संरचना इस प्रकार है। सेलुलोज ट्राई एसिटेट, सेलुलोज ट्राई एसिटेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्राई एसिटेट। ठीक है, यह आप लोगों के पास क्वेश्चन, चलो इसको करो। ठीक है भाई, तो ये था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या है आप लोगों के पास। जे एडवांस 2009 का क्वेश्चन है ना, जे एडवांस 2009 का एक क्वेश्चन है, जरा देखो क्या होगा। जे एडवांस 2009, अगर आप जे एडवांस 2009 को देख रहे हैं तो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर आप लोगों के पास सत्य है। द टू 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटेल फॉर्म्स अ डी ग्लूकोज कॉल्ड एनोमर्स, एकदम ठीक बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमिक एसिड गिव्स glutamic acid. Monosaccharides cannot be hydrolyzed to given polyhydroxyaldehydes and ketone, ये भी एकदम ठीक है।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी सुक्रोज। तो यहां पर आप लोगों के पास बी वाला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत है, तो मल्टीपल चॉइस है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जेई एडवांस 2018 का सवाल है बेटा। जेई एडवांस 2018 का सवाल यहां पर आप लोगों के पास है, क्या है, डी ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है। यह आप लोगों के पास नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, नंबर 3 कार्बन है, नंबर 4 कार्बन है, नंबर 5 कार्बन है, नंबर 6 कार्बन है। यहां पर होगा क्या कि जो नंबर 5 वाला ऑक्सीजन है ये यहां पर अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, इसको यहां पर डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो यहां पर हेमी एसिटाइल फॉर्म आप लोगों के पास बनाएगा। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के पास कौन सी सही संरचनाएं दी गई हैं। बीटा, बीटा की है, बीटा की अगर आप लोगों के पास है, अल्फा में एच आप लोगों के पास राइट साइड रहेगा, और ये सेकंड पर थर्ड, बीटा एल, बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोस की संरचना पूछी हुई ना, तो इसकी अगर आप बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बना दें, बीटा डी ग्लूकोज की संरचनाएं ऐसी रहेगी आप लोगों के पास, यहां पर ये है आप लोगों के पास, फिर इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से ये है। सर यहां पर क्या चीजें आप लोगों के पास रहेंगी जरा देखो, बीटा है OH H फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पर H OH, थर्ड पर आप लोगों के पास OH H है, फोर्थ पर H है, यहां OH है, फिफ्थ पर CH2OH है, एंड यहां पर अगेन आप लोगों के पास H होगा, ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो L में क्या होगा, रिवर्स कर दो भाई, H OH कर दीजिए, यहां पर OH OH हो जाएगा, यहां से H OH हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां से OH H हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर वैसे का वैसा ही रहेगा, CH2OH एंड OH। तो ये आप लोगों के पास, अगर आप इसको भी बदल देते हो, इसको भी रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां H कर दो, यहां CH2OH कर दो, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पास दिख रहा है वो ऑप्शन डी होगा, ये होगा बीटा एल ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज होगा, ठीक। अगला जो स्टेटमेंट है वो यहां पर देखते हैं, जे एडवांस 2016, जे एडवांस 2016, जे एडवांस 2016 है, इन्वर्ट शुगर के लिए सही कथन क्या होगा। आप लोगों को दिया हुआ है पॉजिटिव सुक्रोज, पॉजिटिव माल्टोज, एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज के विशिष्ट गुणन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, इन्वर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड डी, ठीक है। बी ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव में ही निकल कर आएगा आप लोगों के पास, तो इसको अंदाजे से अपन कर सकते हैं, ठीक है। बी एंड सी यहां पर आंसर होगा, ठीक है। जे एडवांस 2015 का सवाल है, जे एडवांस 2015 का सवाल है बेटा आप लोगों के पास, डी ग्लूकोज की सही संरचना क्या होगी, डी ग्लूकोज की, तो यही है डी ग्लूकोज आप लोगों के पास। तो आप लोगों से क्या पूछा, डी ग्लूकोज की संरचना एल ग्लूकोज की संरचना है, मेरे हिसाब से ये डी दिया हुआ है आप लोगों को, ये डी ग्लूकोज है, और इस डी ग्लूकोज के सामने अगर आप मिरर रख देते हो तो यहां से आप लोगों के पास एल ग्लूकोज बन जाएगा, CHO
CH2OH है, यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H है, यहां OH है, यहां पर H है, ये आप लोगों के पास एल ग्लूकोज। ठीक है, तो एल ग्लूकोज ये है। ठीक है, ठीक है, एक OH है। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, निम्नलिखित शर्करा एक्स और वाई के बारे में सही कथन कौन सा है? इनको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये एक्स और वाई क्या है। ठीक है, इनको जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगला देखिए, पॉलीमर्स। अब देखो, पॉलीमर्स और जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाले क्वेश्चन है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास आते नहीं है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है आप लोगों को। जैसे जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण पर प्राकृतिक रबड़ क्या देता है? इथाइलिन और पॉली प्रोपाइलिन कोपॉलीमर यहां पर आप लोगों को पास देता है। जे एडवांस 2009, जे एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, क्या है आप लोगों के पास? सेल्यूलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलॉन और प्राकृतिक रबड़ में से वह बहुलक जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है, फाइबर्स में सबसे ज्यादा रहता है, तो ये होगा। फाइबर्स तो नहीं, अंतराणविक आकर्षण बल सॉरी रबड़ में रहेगा सर। इसके बाद मोर देन करेक्ट है, मोर देन करेक्ट ऑप्शन है, तो इनको एक बार ट्राई कीजिएगा आप। इनको एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, सो ये मेरे हिसाब से आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर कंप्लीट हो गया है आप लोगों के पास। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स यहां पर आप लोगों के पास हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास हो गई है। जैव अणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन। मतलब दैनिक जीवन में रसायन से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।